नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका होस्ट मोहम्मद मुस्तकीम। हमारे इस चैनल हक की आवाज़ के इस 26 जनवरी के खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और साथ ही साथ रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। रिपब्लिक डे के बारे में हम बारहा सुनते हैं और ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इस दिन 1950 में हमारे मुल्क में एक निज़ाम कायम हुआ। इस मुल्क में रहने वालों के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को नाफिज किया गया। अंग्रेजों से देश को आज़ाद करवाकर हमारे पुरखों और बुजुर्गों ने अपनी आंखों में कुछ ख्वाब सजाए और उन्हें पूरा करने के लिए कुछ कवानीन व जवाबित और यहाँ के बाशिंदों के हकूक व फराइज को मुनज़्ज़म करके 26 जनवरी सन 1950 में इसे लागू किया, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। खासतौर पर ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये इसी डेमोक्रेसी के सिलसिले में है। डेमोक्रेसी के सिलसिले में हमारी सोसाइटी के जो कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं, हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। क्या हमारे पुरखों की दी हुई कुर्बानियों का कोई खास फायदा हुआ? क्या उनके ख्वाब सच हो रहे हैं? क्या हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी को सही तौर पर लागू किया जा रहा है या उसे तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है? क्या आम आदमी को इसका कोई फायदा हो रहा है? या अगर हम तरक्की कर भी रहे हैं तो हम इस तरक्की की जर्नी में कितने माइलस्टोन पूरे कर चुके हैं? आइए हम जानते हैं कि हम किस जगह पर खड़े हुए हैं और इन 70 सालों में हमें कहां होना चाहिए था। ये और ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब को जाने बगैर हम अपना आगे का सफर और दिशा दोनों तय नहीं कर सकते। इन सवालात के साथ हम मुल्क के अलग अलग तबकात के साथ मिले और उनसे इसके बारे में पूछा और उनकी आरा जानने की कोशिश की कि उनकी डेमोक्रेसी के सिलसिले में क्या राय है। इन हजरात के कुछ जवाबात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जिन्हें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क की जो डेमोक्रेसी है ये किस रुख पर जा रही है। तो आइए देखते हैं। हाज़िरीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम यूपी के एक मशहूर व मारूफ शहर इलाहाबाद में मौजूद हैं। आइए हम यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स से डेमोक्रेसी के बारे में उनकी क्या राय है जानने की कोशिश करते हैं। चलिए। एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम? हंजला। क्या पढ़ते हैं आप? लॉ फर्स्ट ईयर। आपकी डेमोक्रेसी के बारे में क्या राय है? जो हुकूक मिलना चाहिए वो मिल रहे हैं? जहाँ तक मैंने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, समझा है, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो शायद आज हमारी ये हालत नहीं होती और हमारे प्रीएम्बर्स के जो हुकूक हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। आपकी राय क्या है कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आपको अपना मुस्तकबिल रोशन नज़र आता है? जैसा कि देखा जाए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो ग्रेजुएटेड तबका है जैसे इंजीनियर्स है, MBAs है, वो आज भी बेरोज़गार हैं। जैसे चाइना के इधर भी पॉपुलेशन बहुत है लेकिन उन्होंने पॉपुलेशन को अपनी ताकत बनाई। हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन, लेकिन हमने अपने पॉपुलेशन को अपनी ताकत नहीं बनाई। हमारे यहाँ भी टैलेंट बहुत है लेकिन जो लोग ग्रेजुएटेड हैं वो या तो बाहर चले जा रहे हैं, अपने टैलेंट को लेकर बाहर काम कर रहे हैं, या फिर वो बेरोज़गार बैठे हैं। तो हमने अपनी तालीम से ये उम्मीद नहीं है कि हमें कोई अच्छी इससे जॉब मिल पाएगी। अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद बहुत से लोग अभी, और जितने भी नए तालीम याफ्ता लोग आएंगे वो भी शायद बेरोज़गारी रहेंगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो। थैंक यू। तो हाज़रीन, इनसे बात करने से ऐसा लगता है कि इन्हें अपने फ्यूचर के बारे में कोई रास्ता नहीं नज़र आता। इनको ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। इन्हें अपने फ्यूचर में मुस्तकबिल इनका रोशन इन्हें नज़र नहीं आता। अस्सलामु अलैकुम। आज हम मौजूद है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नेरल ममदापुर में। आइए आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा मिडिल क्लास और सेल्फ एम्प्लॉयड तबका है, आज की मौजूदा डेमोक्रेसी के बारे में उनकी क्या राय है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। भैया सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल जो अभी जो मौजूदा डेमोक्रेसी चल रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम। भैया देखिए, हमें जो आज़ादी मिली थी वो कई साल पहले ही हमें आज़ादी मिल चुकी है और जो संविधान है हमारा मुल्क का वो भी कई साल पहले ही लिखा जा चुका है। लेकिन आजकल के हालात जैसे आप देख रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि आज़ादी और संविधान का भी कोई मतलब ही बाकी नहीं है। आप हमारे व्यापारी तबके को ही देख लीजिए। पहले तो GST
और नोटबंदी ने हमारी कमर पर जो है लात मार दी थी और हमारी कमर तोड़ दी थी। अभी हम उसमें से उठ भी नहीं पाए थे, बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि ये कोरोना और ये लॉकडाउन। ये लॉकडाउन में तो जनाब गरीबों और छोटे दुकान वालों की हालत ही छोड़ दीजिए। जो बड़े बड़े दुकान वाले थे ना, जैसे होलसेल वाले हो गए, वो लोग भी अपना सामान रोड पर ला के बेचने पर मजबूर हो गए। और सरकार जो आजकल नई नई पॉलिसी ला रही है, इससे जो मिडिल क्लास और जो गरीब दुकान वाले हैं उनको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। इनसे जो कुछ नामवर और जो बड़े बड़े बिजनेस वाले हैं जिनको सरकार फ़ायदा देना चाहती है, बस उनको ही उससे फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अंदर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। आप जीडीपी का हालत देख लीजिए। पिछली सरकार में जो जीडीपी थी वो 6 और 7 पे थी, और आजकल अभी जो जीडीपी है वो बताई जा रही है -2-3। हाल क्या है वो हमें भी नहीं मालूम है, वो और इससे बदतर हो सकता है। लेकिन -2-3 जो हालत है वो भी जनाब बहुत गिरी हुई है। अगर जो संविधान आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो संविधान लिखा गया है, जिस तरीके से उसके अंदर हमें आज़ादी दी गई है और जो पॉइंट्स उसके अंदर लिखे गए हैं, अगर हम उस पर अमल करते हमारी सरकार, तो आज हम डेवलप्ड और एक सुपर पावर मुल्क में से हो सकते थे। लेकिन जो जिस तरीके से उस पर अमल करना चाहिए था उस पर अमल नहीं किया गया। कुछ लोगों का फ़ायदा देखा गया, अपना फ़ायदा देखा गया, और जो बाकी पूरा मुल्क है उसका नुकसान और उसको जो है गिना नहीं गया। जो आज़ादी और जो डेमोक्रेसी को बिल्कुल उसको मरोड़ कर जो है कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया था। इसी वजह से आज हमारे मुल्क की ये हालत है, जो कि आजकल सब आप हर किसी से पूछ सकते हैं, आज हर कोई जो हमारे मुल्क की हालत है वो बिल्कुल गिरी हुई है। अब हम इससे आगे और क्या बता सकते हैं आपको, हमारे पास और कुछ कहने के लिए है ही नहीं। शुक्रिया भाईजान आपकी राय के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि जो हमारे मुल्क का सेल्फ एम्प्लॉयड तबका है वो बिल्कुल इस वक्त जो डेमोक्रेसी है उससे बिल्कुल खुश नहीं है, और उन्हें अपना जो बिजनेस उन्होंने सेटअप किया है वो भी खतरे में नजर आ रहा है। नाज़रीन, आज हम यूपी के एक छोटे से इलाके भालदेवपुर में आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे किसान भाई काम कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं डेमोक्रेसी ने जो इन किसान भाइयों को हुकूक दिए थे क्या उन्हें मिल रहे हैं। आइए जानते हैं, इनसे मिलते हैं। चाचा कैसे हैं, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सब साहब। ठीक है? हाँ खेती बाड़ी साहब, कैसी सब चल रही है? ठीक है। चाचा आप जानते होंगे आज गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही है। आज का ही वो दिन है जिस दिन संविधान लागू हुआ, तमाम तबकात को हुकूक आज़ादी दी गई, बराबरी दी गई। क्या आपको अपने हुकूक और आज़ादी मिल रही है? काहे का गणतंत्र दिवस और काहे का संविधान, ये काहे की आज़ादी है। 70 साल पहले जो अंग्रेजन गुलामी करते आ रहे हैं हमारे दादा परदादा, वैसा ही अभी भी हो रहा है जो 70 साल पहले किए रहे। अभी हम इन सरकार की गुलामी कर रहे हैं, पहले अंग्रेजों की गुलामी करते रहे। काहे की आज़ादी, अंग्रेज को 2 टका लगान देते थे, अभी इन सरकार को 18-18, 20-20 टका देना पड़ता है ये टैक्स। इसमें हमारी लागत ही नहीं निकल पाती है, ये सब खेती बाड़ी की, तो कहाँ बचत होगी। हम कई साल से सोच रहे हैं, 20 साल से हमारा वही झोपड़ा है, खेती कर रहे हैं, उसी से ना झोपड़ा हमारा बदला, और हम कई साल से सोच रहे हैं ट्रैक्टर लेने के लिए, और पैसा बच ही नहीं पा रहा है। 2 बिटिया की हमारी शादी नहीं हुई है अब तक। अच्छा, जो आपको इलेक्शन के वक्त आपको जो कर्ज माफ करने के वादे किए गए थे उसका क्या हुआ? और जो सरकार ने आप लोगों के लिए योजनाएं चलाई थी कि आपको 6,000 दिया जाएगा, उसका क्या हुआ? कहा 6,000 रुपए से कहा होगा? ये सब दुगला सरकार है। इलेक्शन के टाइम पे पहुंच जाती है वोट लेने के लिए, और फिर जब जो हो जाता है इलेक्शन, बैठ जाता है अपना गद्दी पर, तो गायब हो जाता है। 5 साल बाद फिर आता है वोट लेने के लिए खाली। ये सब खाली, और ये 6,000 रुपए से क्या होगा? साल का 6,000 रुपया, हमारा तो एक के बार में 20-25 हजार रुपया चला जाता है। वही अगर हम मंडी में जाते बेचने के लिए तो एक किलो आलू 2 रुपए का आलू बिकता है। अब ये जो नया बिल जो लाया है सरकार, इससे हमारे पास क्या बचेगा? हमारी जमीन भी ले लेगा, हमारा घर बार सब ले लेगा, इसमें हमारे लिए क्या बचेगा? नाजरीन, जैसा कि हमें इन किसानों से बात करके मालूम हुआ कि बिल्कुल जो डेमोक्रेसी से इनको हुकूक और जो बराबरी मिलने चाहिए थे बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आए मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटी JNU यूनिवर्सिटी में। हम मिस्टर शेख आफाक से डेमोक्रेसी के मुताबिक कुछ सवालात करेंगे, जो कि सोशलिस्ट हैं और PhD कर रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस में, और यूथ के लीडर भी माने जाते हैं।
चलिए हम उनसे सवाल करते हैं डेमोक्रेसी के मुताबिक। हाय मिस्टर आफाक, हाउ आर यू? आई एम फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि डेमोक्रेसी के मुताबिक आपकी क्या राय है? मतलब लोगों को उनके हुकूक मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी जो बनाई गई थी, जहाँ मुल्क के तमाम तबकात को एक साथ लेकर चला जाएगा, उनके मौजूदा उनके सभी हुकूक दिए जाएंगे। बट जब हम प्रैक्टिकली और ग्राउंड फील्ड पे इस पे बात करते हैं और इस पे गौर करते हैं, तो हम तमाम शोरों को देखा जाए तो हर कोई परेशान है। इसका मतलब ये है कि यहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो रही है या उसके जो हुकूक देने चाहिए थे वो उन्हें नहीं दिए जा रहे। जैसा कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक बढ़ता और बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, उसकी बात करें तो अकॉर्डिंग टू NSSO, which is National Sample Survey Office, which is the most reliable and trustable data of India. In fact, Vivek Roy, which is the PM's Economic Council advisory, he said that it is the most trustable council of India. उसके तहत जो डेटा निकला है इस साल का, उसके मुताबिक ये अब तक का सबसे वर्स्ट और घटिया डेटा है, यानी कि which is 6.5% of unemployment, which has broke all last 45 years. जी हाँ दोस्तों, 5 नहीं 10 नहीं बल्कि 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जो है 6.5% of unemployment, and which is unbelievable. And the second main reason is GDP. अगर हम बात करते हैं GDP की, तो GDP के तमाम सेक्टर में हम नेगेटिव चल रहे हैं, सिवाय एक सेक्टर के जो है एग्रीकल्चर। ये सुनकर खुशी होती है, चलो कहीं तो पॉजिटिव है, लेकिन जब हम इसकी जांच करते हैं कि हम यहाँ पॉजिटिव कैसे हैं, क्या चीज हमें पॉजिटिव बनाए रखी है, तो पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि लोग अपने जॉब्स और ये अर्बन एरिया छोड़कर फिर से गांव देहात में जाकर अपनी एग्रीकल्चर लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं। और बात अगर जीडीपी की आई तो मैं कहना चाहता हूं कि और देशों का हाल तो ये है कि वो अपना 24 घंटा अपनी जीडीपी को बढ़ाने में, देश और मुल्क को मिल्लत को बढ़ाने में, तरक्की में लगा रहे हैं, और हमारा हाल ये है कि हम अपना पूरा सरमाया, अपनी कुव्वत को इस चीज में सर्व कर रहे हैं कि हम कैसे लोगों का ध्यान मेन टॉपिक से हटाकर उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए, कभी कोविड के बहाने से, कभी डिमोनिटाइजेशन के बहाने से, कभी 3 तलाक के बहाने से। ये इसका हल नहीं है, बल्कि ये लोगों को डाइवर्ट करके उस टॉपिक से अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है। जैसे सरकार तो ये भी कर रही है कि वो नकली और फर्जी जीडीपी की रिपोर्ट पेश कर रही है, जैसे अभी जो उसने पेश की है कि हम मानते हैं कि कोविड की वजह से जीडीपी में स्टॉप आया है, वो स्टेबल हुई है, बट ये भी नहीं कि एकदम ही से वो गिर गई है, क्योंकि लोगों ने अपने कंजम्पशन पर, खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाई है, टूर्स एंड ट्रैवलिंग पर, टूरिज्म पर, बट बिल्कुल से स्टॉप नहीं हुई है वो। और हम ये, और जो उन्होंने जो डेटा पेश किए हैं वो ये कि यूएसए इज अबाउट -31.7%, कनाडा -38.7%, and Japan -27.8%, and India is leading with -27.9%, and the actual data is completely different, and which is USA -9.1%, Canada -11.5%, Japan -7.8%, and India यहाँ पे भी ये लीड कर रही है 10, 11, 12 के आंकड़े से नहीं, बल्कि -25.6% से लीड कर रही है। और यहाँ ये बताया जा रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। ये यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड की वजह से नहीं, कोविड की वजह से नहीं, बट इट इज बिकॉज ऑफ एक्ट ऑफ फ्रॉड। जी हाँ, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड की वजह से हो रहा है। और मैं इसका एक मेन रीजन भी बताता हूं कि ये एक्ट ऑफ फ्रॉड भी कैसे हो रहा है। द एक्चुअल रीजन इज डिमोनिटाइजेशन, जो थोड़े अरसे पहले हुआ, जीएसटी,
खराब इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, बैड इशू, बैंक फ्रॉड एंड एक्सेट्रा। यही वजह है कि इन्फ्लेशन हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब ही होते जा रहा है। थैंक यू सो मच मिस्टर आफाक, आपने हमें बहुत सारी मुफीद बातें बताई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम महाराष्ट्र के एक शहर पुणे आए हैं और डॉक्टर एडवोकेट अफान अंसारी से डेमोक्रेसी के बारे में कुछ सवाल करना चाहेंगे। आइए हम जाते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज हैव अ सीट। आज हम हक की आवाज़ चैनल की तरफ से आपके पास कुछ सवाल करने के लिए आए हैं। सवाल ये है कि क्या आज मौजूदा डेमोक्रेसी में तमाम तबकात को अपने अपने हुकूक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? Do you think there is democracy for Dalit, Muslims and farmers in India? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इन लोगों के लिए डेमोक्रेसी है, क्योंकि देखिए किसी भी डेमोक्रेसी को चलाने के 3 मेन पिलर्स रहते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। अगर इन तीनों में से किसी एक में भी खराबी आ जाए तो पूरी डेमोक्रेसी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और रही बात हमारे मुल्क की, तो इनमें तो तीनों ही पिलर्स बहुत खराब है। खुद देख लीजिए, जुडिशरी की बात ले लीजिए, मींस लॉ। अगर हम इसी की बात लेते हैं तो शायद ही 70 सालों में कभी ऐसा हुआ हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई और वो ये कहने पर मजबूर थे कि हमें हमारा लॉ खतरे में लगता है। अब आप खुद देख लीजिए, अगर लॉयर्स लोग को ही ऐसा लगे कि उनका लॉ खतरे में है तो इस मुल्क का क्या होगा? इस मुल्क के लोगों को उनका हुकूक मिलेगा, उनको इंसाफ मिलेगा? और दूसरा, एग्जीक्यूटिव मींस एडमिनिस्ट्रेशन। शायद ही इतने सालों में कभी इतने सारे आईएएस ऑफिसर ने रिजाइन किया है। आखिर क्या वजह है कि इतने सारे ये आईएएस ऑफिसर रिजाइन दे रहे हैं? कुछ तो वजह होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट ही उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो उनके आगे रुकावट बन रहे हैं, जिसको हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, वो मिनिस्टर्स। अब व्हाट कैन आई से अबाउट मिनिस्टर्स, क्योंकि आप खुद देखते हैं कि हमारे मिनिस्टर्स का क्या हाल है। मतलब वो तो दिन रात काम कर रहे हैं हमारे पीछे। ऐसा लगता है कि वो मिनिस्टर पता नहीं क्या कर रहे हैं, बस जीत के आ गए, मतलब उनका कुछ काम ही नहीं है। अगर हमारे ये तीनों ही तबकात, अगर हमारे ये तीनों ही पिलर्स इतने कमजोर हो गए तो हमारा मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? मेरा तो कहना बस यही है कि अगर हमारे पास ये 3 पिलर सही हो जाए तो हमारा मुल्क बहुत आगे जाएगा। वी नीड to save these 3 pillars and we work on these three pillars. Thank you. नाज़रीन, हम आए हैं आज महाराष्ट्र के एक शहर नागपुर में, जहां हम डेमोक्रेसी के बारे में लोगों की आरा जानना चाहेंगे। आइए चलते हैं। हेलो सर, आपने बहुत कुछ, हम आपसे कुछ सवालात करेंगे। आपने बहुत कुछ डेमोक्रेसी के बारे में सुना होगा, जाना होगा। आपके इस बारे में क्या आ रहा है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो मुल्क की मौजूदा डेमोक्रेसी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि इंसान को उसके हुकूक मिलना, उसकी जो चीज़ें हैं उसको मिलना, वो तो मिलती है। असल में हम ये जानना चाह रहे हैं, हमने मुल्क में बहुत सारे लोगों से, बहुत तबकों से हमने यही चीज़ जानी, तो उन्होंने कहा कि उनको उनके हुकूक नहीं मिल रहे, उनके हुकूक पामाल हो रहे। तो आप उनके फेवर में कुछ कहना चाहेंगे? किसने कहा कुछ नहीं मिल रहा? देखिए, सब तो खुश है। यहाँ जो सरकार हमको सब दी है, सब खुश है। देखिए, स्कीम्स देखिए जितनी है, सबके लिए, माइनॉरिटी के लिए है, मेजोरिटी के लिए, सबके लिए स्कीम्स है। योजना की रही बात, योजना की तो वेबसाइट्स पे जाके देख लीजिए, योजना सबके लिए है। ऐसा कि माइनॉरिटी है और ये कहीं नहीं दिया है, खाली एक हवा बना दिया है। और अपोजिशन लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा पैसे खिला के बना रहे हैं कि वैसे तो हम भी कर देंगे। और रही बात सहूलियत की, तो क्या नहीं किया। अब इतने सालों से ये केस चल रहा था राम मंदिर का, तो आप ही बताओ, हमको फैसला मिल गया कि फैसला किया, अच्छा खासा माइनॉरिटी सब खुश है इस बात से। तो इसमें अब क्या कहेंगे कि कौन सही है क्या नहीं सही है? जिसको कोई तकलीफ हो या कोई परेशानी हो तो चले जाए पड़ोस के मुल्क में। नाज़रीन, आज हम आए हैं विधानसभा और चंद सवालात करेंगे मंत्री जी से। मंत्री जी, हमें आपसे चंद सवालात करने हैं। मंत्री जी, एक मिनट। मंत्री जी,
ये जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, डेमोक्रेसी के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे मुल्क के डेमोक्रेसी के बारे में? देखिए भैया, ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब यानी कि हमारी देश की जनता जो अपना नेता चुनती है वो डेमोक्रेसी की बदौलत चुनती है। और आप देश की जनता जाग गई है और वो उन्होंने हमारी सरकार को लेके आया और हमारी सरकार पूरी तरह से डेमोक्रेसी को यूज कर रही है। अगर आपको डेमोक्रेसी का इम्प्लीमेंटेशन देखना है तो हमारी सरकार के काम देखिए, आपको समझ में आ जाएगा डेमोक्रेसी क्या है। यही है डेमोक्रेसी। हमने आम लोगों से सवालात किए, दूसरे तबकों से सवालात किए, उनका ये कहना था कि जो रूलिंग पार्टी है वो देश के डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो आप इसके बारे में क्या क्लेरिफिकेशन देंगे? देखिए, इतना जो आजादी से आप सवाल कर रहे हैं ना, ये डेमोक्रेसी का ही नतीजा है। ये डेमोक्रेसी का ही नतीजा। जब से हमारी पार्टी आई है, आप देश विरोधी जितनी भी ताकतें थी, देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग को हमने टुकड़ा कर दिया। टुकड़े गैंग थी जो, हमने उसको टुकड़ा कर दिया। हर चीज में हमारी सरकार देश की, चाहे माइनॉरिटीज हो चाहे मेजोरिटी हो, हर योजना लाकर देश की सरकार क्या करती है, हर एक में बराबर बराबर बांटती है। इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर कौन कहता है कि डेमोक्रेसी हमारी सरकार डिस्ट्रॉय कर रही है? ये बहुत गलत बात है। ये भड़काऊ भाषण होता है, अपोजिशन का सियासी मुद्दा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। आप अच्छे से जाके स्टडी करिए, आपको पता चलेगा हमारी सरकार डेमोक्रेसी में कितना काम कर रही है। विकास की गंगा अभी क्यों भाई? क्योंकि हमारी सरकार डेमोक्रेसी पे पूरा काम कर रही है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को महाशक्ति के रूप में पूरी दुनिया में दिखाया है। नेता हर कोई कहता है, ऐसा नेता किसको मिलता? बताइए, ऐसा डेमोक्रेसी पे कहीं काम हो रहा है? ये खाली सियासी मुद्दे को लेकर पार्टी भड़का रही है। बाकी मेजोरिटी तो हमारी सरकार के साथ है। आप खुद ही देख सकते हैं, हमारे पार्लियामेंट में, विधानसभा में, राज्यसभा में खुद ही सीट है। अब उससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी। तो हमने जाना है डेमोक्रेसी के बारे में मंत्री जी से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आए हजरत मौलाना अब्दुल्ला खान साहब के पास, जो कि हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े मोतबर आलिम दीन जाने जाते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि डेमोक्रेसी के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी मौजूदा डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, ये उसके लिहाज से लोगों को हुकूक मिल पा रहे हैं या नहीं। तो आइए चलो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो खैरियत से हैं मौलाना आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपके पास एक बहुत बड़ा सवाल लेके आए हैं कि मौजूदा डेमोक्रेसी के सिस्टम में लोगों को हुकूक मिल पा रहे हैं कि नहीं। तो आप इस सिलसिले में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? आपने जो सवाल उठाया कि डेमोक्रेसी की क्या सूरत हाल है, तो हमारे मुल्क में एक दस्तूर बनाया गया था और उसकी पाबंदी का अहद भी किया गया था। मगर आज़ादी के इतने बरस बीत जाने के बावजूद आज डेमोक्रेसी की क्या हालत है, उसके जो मकासद थे और हम उसमें कितने कामयाब हुए हैं, वो आप खुद बेहतर जानते हैं। ये एक ऐसी ही मिसाल है कि आप दुनिया के बड़े से बड़े हकीमों और अतिब्बा के नुस्खे ले आए, लेकिन जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो वो आपके किसी काम की नजर नहीं आएगी। और दस्तूर का भी यही मामला है कि दस्तूर को मौसर तरीके से नाफिज करने की जिम्मेदारी जिन इदारों और महकमों पर है, जब तक वो उसे सही तरीके से नाफिज नहीं करते तो हमारे देश में आज भी हम देखते हैं कि जात पात, धर्म आधारित सियासत और इस जैसे कई सारे मसाइल मौजूद हैं। एक और बात जो हमारे दस्तूर के अंदर है वो ये कि हमारी डेमोक्रेसी को लागू करने का जो कानून है, वो मेजोरिटी जिस कानून को लाती है वो पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया जाता है, चाहे उसके कितने ही मुझे असरात क्यों ना हो। और इसमें थोड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि वो इसकी वजह से संविधान से ज्यादा मेजोरिटी की हुकूमत समझी जाती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, उसके बरअक्स हम देखते हैं कि ये बाय द मेजोरिटी फॉर द मेजोरिटी ऑन द माइनॉरिटी है। इस तरीके की कुछ सूरत हाल बनती हुई नजर आती है हमारे मुल्क में। लेकिन इस सिस्टम के अंदर तब्दीली लाने की शदीद जरूरत है और उसके लिए जिन चीजों की तरफ हम देख सकते हैं वो एक हल ये पेश किया जा सकता है कि हम प्रोपोर्शनल डेमोक्रेसी जैसे ऑप्शंस की तरफ रुजू करें, उनके बारे में जरा जानें। इसके बारे में जानने के बाद हम जब हमारी डेमोक्रेसी का ये मेजोरिटी सिस्टम चेंज नहीं होता, तब तक मुल्क की दीगर माइनॉरिटीज और उनसे मुतालिक हुकूक सही तौर पर साबित उनको पहुंचाया जाए। पहुंचाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मेरी नजर में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एक वाकये के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फतह मक्का नसीब हुई
तो उस जमाने में उस जमाना भी हमारे हिंदुस्तान से कुछ मुख्तलिफ नहीं था। वहां पर एक तबका ऐसा जरूर था जो अपने आप को जरा बेहतर समझता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा यानी इथोपिया के एक गुलाम जिनका नाम बिलाल था, उनको अपने कंधों पर चढ़ाकर काबतुल्लाह पर चढ़ाया और उनसे वहां अजान दिलवाई। इस चीज को जरा इस नुक्ते नजर से देखिए, सिचुएशन को जरा, इस सिनेरियो को यहां से समझिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सिर्फ मक्का ही में नहीं बल्कि तमाम अरबों में सबसे ज्यादा अफजल और अशरफ थी। फिर काबा की हुर्मत और उसका मकाम मुसलमानों के नजदीक क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छूत अछूत और इस डिस्क्रिमिनेशन को अपने इस अमल के जरिए पैरों तले रोंद कर रख दिया और एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट किया और एक बेहतरीन नमूना हमारे सामने पेश कर दिया। अब मैं यहाँ मुल्क की आवाम से और खास तौर पर इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों से खुसूसी तौर पर यह कहना चाहूंगा कि इस्लाम ने माशरे के जो मुसावत और बराबरी के जो प्रिंसिपल और सुनहरे उसूल बताए हैं, अगर कोई माशरा या कोई कौम उस पर ईमानदारी से अमल करती है तो वो तमाम फायदे हासिल हो सकते हैं जो मुल्क की जमहूरियत का मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने बहुत मुफीद आरा के जरिए से मुल्क को बहुत अहम पैगाम दिया। नाज़रीन, अब हम इन वीडियोस को देखने के बाद काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि हमारे मुल्क की एक मेजॉरिटी ये मानती है कि उन्हें उनके बेसिक राइट सही तौर पर नहीं मिल पा रहे। इसी के साथ एक तबका उन लोगों का भी है जो ये मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है सब सही है। लेकिन फिर भी जो स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आए और जो यूथ का अपने फ्यूचर के रिगार्ड जो डर और खौफ है, उसे देखकर लगता है कि हम कहीं ना कहीं तो चूक रहे हैं और हम आवाम को अपने कुछ फैसलों पर नजरसानी करना चाहिए ताकि आइंदा हम और दलदल में ना फंसते चले जाएं। जो गलतियां हमसे हुई हम उनसे सीखें और अपने देश के फ्यूचर के लिए कुछ फैसले लें ताकि हमारे बुजुर्गों और पुरखों के देखे हुए ख्वाब को हम सच कर सकें। मैं मोहम्मद मुस्तकीम, मेरी पूरी टीम और हक की आवाज चैनल की तरफ से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे इसी तरह के कुछ और सर्वे और हॉट टॉपिक्स के साथ। वस्सलाम।